Hello everyone. This is the third lecture of series regarding this subject, that is agricultural microbiology. In last lecture we started about bacterial cell structure. जो प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। स्ट्रक्चर को डिटेल में करने से पहले कि बैक्टीरियल सेल कैसा होता है, या जो सेल एनवेल्प, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियड मैंने आपको बताया था, उन सारी चीजों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में और जान लेते हैं कि बैक्टीरिया हमें कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, किस किस शेप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, कितना साइज होता है बैक्टीरिया का, वो सारी चीजें। तो अगर हम बैक्टीरिया के बारे की अक्रेंस देखते हैं कि बैक्टीरिया हमें कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, everywhere. These are ubiquitous in nature. हर जगह आपको बैक्टीरिया मिलेगा, चाहे वो कोई लिविंग सरफेस है, चाहे कोई नॉन लिविंग सरफेस है, चाहे बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया है, चाहे बहुत ज्यादा हॉट कंडीशंस हैं, रॉक प्रेजेंट है, स्नो है, इन एवरी सिचुएशन, एवरीवेयर, किसी भी जगह का नाम आप सोच लो, कोई भी चीज, कोई भी जगह, हर जगह बैक्टीरिया मिल सकते हैं, हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सो अकरेंस अगर हम देखें, बैक्टीरिया आर यूबिक्विटिनस इन नेचर, हर जगह बैक्टीरिया मिलते हैं बच्चे। सो अकरेंस यही है कि बैक्टीरिया, ये नहीं कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको पानी में मिलेंगे या टेरेस्ट्रियल है, आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, या सिर्फ लिविंग थिंग्स में मिलेंगे। हर जगह बैक्टीरिया मिलते हैं, हर सरफेस पे, चाहे वो एक्वेटिक है, चाहे टेरेस्ट्रियल है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है। वैसे ही अगर हम इसके साइज की बात करें, बैक्टीरिया का साइज क्या है, साइज रेंज क्या है, देखो बच्चे, दीज आर माइक्रोब्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। माइक्रोब्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हम इनको नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, नेकेड आई से तो इनको देखना पॉसिबल ही नहीं है, इतने छोटे हैं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप पे देखा जा सकता है। लेकिन माइक्रोस्कोप में देखने पे भी तो कोई ना कोई साइज तो होगा इनका। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें साइज वाइज, दे रेंज फ्रॉम 1.15 μm टू 500 μm, या 0.15 माइक्रोमीटर टू 500 माइक्रोमीटर। कितनी छोटी यूनिट है बता देती हूँ बच्चे। अगर हम 1 mm की बात करें, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसमें 10 mm होते हैं, कहाँ 1 सेंटीमीटर, उसमें आगे 10 mm, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 mm मतलब सिर्फ इतना सा डिस्टेंस, या सिर्फ इतना सा डिस्टेंस, 1 mm सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है ना, इससे भी कहीं ज्यादा कम, मतलब मैंने ज्यादा ड्रॉ कर दिया। और इस 1 mm का अगर आगे हम 1000 डिविजन्स करते हैं, या बोलो कि 1 mm के अंदर कितने माइक्रोमीटर आते हैं, 1000। आप इस छोटे से डॉट को 1000 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तब जाके आपको 1 माइक्रोमीटर डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। और जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है दैट इज 0.15 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर भी नहीं है वो, 1 माइक्रोमीटर में से भी 85% पार्ट खत्म है, सिर्फ 0.15 ऑफ 1 माइक्रोमीटर, इतना छोटा बैक्टीरिया। ज्यादा से ज्यादा 500, मतलब 1 mm भी कंप्लीट नहीं होता, आधा mm, 0.5 mm ओनली। तो इतने छोटे होते हैं बैक्टीरिया। ऑफ कोर्स हमें पता है, फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया था, they come under the category of microbes, they are microscopic organisms। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देख सकते हैं, क्योंकि उनका साइज ही बहुत छोटा है। हमारी जो आई की रेजोल्यूशन है वो इतनी छोटी चीजों को देख ही नहीं सकती,
नेकेड आई से हम कभी भी बैक्टीरिया को नहीं देख सकते क्योंकि उनका साइज बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी अगर हमको एक रेंज बतानी है तो बैक्टीरियल रेंज एग्जिस्ट फ्रॉम 0.15 माइक्रोमीटर टू 500 माइक्रोमीटर। इतना छोटा, बड़े से बड़ा, इतना बड़ा, सिर्फ इसी रेंज के बैक्टीरिया होते हैं। इससे कोई छोटा नहीं है, इस साइज से कोई बड़ा नहीं है। सो अगर हम अक्रेंस की बात करें, दे आर यूबिक्विटिनस इन नेचर, हर जगह प्रेजेंट है। अगर हम साइज की बात करें तो दिस इज द साइज रेंज ऑफ बैक्टीरिया, इतने साइज के बैक्टीरिया हो सकते हैं। उसके बाद आता है मुझे शेप ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया की शेप के बारे में बात करते हैं, किस शेप के होते हैं बैक्टीरिया, मतलब जब हम कभी बैक्टीरिया के बारे में सोचते हैं हमें लगता है कि कोई राउंड सा स्ट्रक्चर होता होगा। अगर कोई सेल है, हम बोलते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल को हम ज्यादातर राउंड ड्रॉ करते हैं तो हमें लगता है बैक्टीरिया की शेप भी राउंड होती होगी, लेकिन नहीं, बैक्टीरिया की बहुत सारी शेप्स होती हैं बच्चे, जिसमें से फर्स्ट आते हैं कोकस। कोकस मीन्स वो बैक्टीरिया जो राउंड इन शेप है या फिर जो स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर है। अगर हम कोकस की बात करते हैं, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो ये कोकस शेप के बैक्टीरिया आगे इनकी फर्दर डिवीजन होती है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया आते हैं मोनोकोकस के अंदर। मोनोकोकस मतलब सिर्फ एक सिंगल स्फेरिकल सेल। उसके बाद आते हैं डिप्लोकोकस। ऐसे करके दो सेल। उसके बाद आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो कब शेप यूज की जाती है? स्ट्रेप्टो मीन्स वो बैक्टीरिया जो एक चेन में प्रेजेंट है, लेकिन राउंड शेप उनकी राउंड ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो सारे कोकस शेप के बैक्टीरिया हैं। कोकस मीन्स राउंड, ठीक है। स्ट्रेप्टो, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राकोकस, टेट्रा मीन्स चार, कोकस मीन्स राउंड, 4 राउंड सेल्स। टेट्राकोकस शेप के बैक्टीरिया होते हैं। स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलो मीन्स एक पूरा बंच ऑफ बैक्टीरिया, काफी सारे बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं, उनको स्टेफाइलोकोकस की शेप दी जाती है, ठीक है। सार्सिना शेप के बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे क्यूबॉइड होता है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, सात, आठ, ऐसे क्यूबॉइड की शेप में 8 बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उसको बोला जाता है सार्सिना शेप। सो जो फर्स्ट शेप है बैक्टीरिया की, या जिस शेप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, दैट इज राउंड शेप, या जिसको कोकस भी बोला जाता है। कोकस मीन्स राउंड। कोकस शेप के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन कोकस शेप के बैक्टीरिया को फर्दर आगे डिवाइड किया गया है। मोनोकोकस एक ही राउंड जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है और स्फेरिकल इन शेप है। डिप्लोकोकस जब 2 सेल होंगे जिसके अंदर। स्ट्रेप्टोकोकस जब वो 4 सेल बनते हैं या एक चेन बना लेते हैं, सॉरी, स्ट्रेप्टोकोकस चेन की फॉर्म में आते हैं। टेट्राकोकस जब सिर्फ 4 सेल होते हैं। स्टेफाइलोकोकस जब वो एक पूरे बंच की फॉर्म बना लेते हैं। सार्सिना जब वो एक क्यूबॉइड की शेप में आते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट शेप ऑफ बैक्टीरिया, जिसके अंदर फर्दर आगे अलग अलग डिविजन्स हैं। उसके बाद सेकेंड शेप आती है बैक्टीरिया की, दैट इज बैसिलस। बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। उनकी शेप कैसी है? रॉड शेप।
रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, उसको बोला जाता है बैसिलस। बैसिलस भी ऐसे ही है बच्चे। आगे डिप्लोबैसिलस अगर मैं बोल रही हूं, मतलब 2 सेल्स हैं लेकिन वो राउंड शेप के अंदर हैं। अगर मैं पैलिसेड बैसिलस बैक्टीरिया है तो वो एक स्टैक की फॉर्म में होंगे, लेकिन होंगे किस शेप के ही, रॉड शेप के ही, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेप्टोबैसिलस। पहले भी हमने पढ़ा स्ट्रेप्टो मीन्स चेन, लेकिन अब वो चेन किस शेप की होगी, सारे सेल उसके अंदर कैसे होंगे, रॉड शेप, उसको स्ट्रेप्टोबैसिलस बोला जाएगा। स्पाइरलम, स्पाइरल शेप, लेकिन उस स्पाइरल शेप में जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, राउंड। सो स्पाइरलम। सो दिस आर द फर्दर डिविजन्स ऑफ बैसिलस शेप। सो मेनली जो बैक्टीरिया है उसकी फर्स्ट शेप कोकस, राउंड कोकस शेप आ गई, उसकी डिवीजन है। बैसिलस सेकंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। इनके अलावा थर्ड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज विब्रियो। विब्रियो मीन्स कॉमा शेप, जैसे कॉमा की शेप होती है, कॉमा शेप जस्ट लाइक दिस, इस शेप के बैक्टीरिया होते हैं, कॉमा शेप के बैक्टीरिया, उनको बोला जाता है विब्रियो। फर्स्ट शेप है बैक्टीरिया की, या तो वो राउंड इन शेप होंगे जिनको कोकस बोला जाएगा, या वो रॉड शेप्ड होंगे जिनको बैसिलस बोला जाता है, या फिर वो कॉमा शेप्ड होंगे जिनको विब्रियो बोला जाता है। इसके अलावा स्पाइरलम शेप के बैक्टीरिया भी होते हैं, सिंपल स्पाइरल लाइक। एक तो स्पाइरलम बैसिलस में आता है, मतलब वो चेन बनती स्पाइरल की फॉर्म में है, लेकिन रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर, या फिर सिंपल स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया आपको मिलते हैं, रिबन की शेप के जैसे, स्पाइरल की शेप के जैसे बैक्टीरिया। सो इस अलग अलग टाइप की शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की, कोकस राउंड, बैसिलस रॉड शेप, विब्रियो कॉमा शेप्ड, स्पाइरलम मतलब वो स्पाइरल की शेप में है। तो अभी तक हमने पढ़ा बैक्टीरिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अकरेंस, यूबिक्विटस इन नेचर है, हर जगह बैक्टीरिया मिलता है। शेप अगर साइज अगर हम उसका देखें तो बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर है, सिर्फ 0.15 म्यूएम से लेके 500 म्यूएम लास्ट है। सो ये सारी उसकी शेप्स हैं बैक्टीरिया की। इसके बाद जो आएगा दैट इज डिटेल्ड बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, जो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा स्टार्ट भी किया था। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो उसके 3 मेन कंपोनेंट्स आएंगे बच्चे। वन इज सेल एनवेल्प, another one is cytoplasm and the third one is nucleoid। तीनों को ही 1 by 1 स्टडी करेंगे। पहले शुरू करते हैं सेल एनवेल्प से। सेल एनवेल्प क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ द बैक्टीरिया, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? ये मेन 3 चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट आती है कैप्सूल लेयर, और इसको ग्लाइकोकेलिक्स या फिर स्लाइम लेयर भी बोला जाता है। सेकंड आता है उसकी सेल वॉल बैक्टीरिया की। थर्ड आता है उसके अंदर सेल वॉल। अगर हम सेल एनवेल्प की बात करते हैं, सेल एनवेल्प इज द आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया।
सेल में आगे 3 पार्ट्स होते हैं। द आउटर मोस्ट पार्ट इज ग्लाइकोकेलिक्स, कैप्सूल और द स्लाइम लेयर, जो सबसे बाहर वाली लेयर है। उसके अंदर एक लेयर होगी जिसको सेल वॉल बोला जाता है, उसके अंदर एक लेयर है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इन सबको स्टडी करते हैं। अगर हम पहले ग्लाइकोकेलिक्स की बात करें, ग्लाइकोकेलिक्स स्लाइम और म्यूसिलेजिनस कवरिंग है। आउटर कवरिंग, आउटसाइड द बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। बनती किससे है? थोड़े बहुत पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। काम क्या है इसका? मेनली बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? डेसिकेशन से, जो इनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं कि बैक्टीरिया डेसिकेट ना कर जाए, या फिर बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस ना हो जाए, कोई अदर ऑर्गेनिज्म इसको खा ना सके। ठीक है, जो आउटर लेयर है वो एक म्यूसिलेजिनस स्लाइम लेयर होती है, जेली लाइक लेयर होती है। आउटर कवरिंग है, थोड़े बहुत पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। काम क्या है उसका? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बैक्टीरिया को। किस चीज से? कि बैक्टीरिया डेसिकेट ना हो, जो आउटर एनवायरमेंटल कंडीशंस है उनको सरवाइव कर सके, और उसकी फैगोसाइटोसिस ना हो, कोई अदर ऑर्गेनिज्म उसको खा ना सके। सो दिस इज द वर्क, या बोलो काम क्या है स्लाइम लेयर का? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बैक्टीरिया को। होती क्या है? एक जेल लाइक आउटर कवरिंग है, स्लाइम लेयर है, म्यूसिलेज से बनी होती है, थोड़े बहुत उसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली हम आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल के अंदर फर्स्ट ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर थी, या जो ये म्यूसिलेज स्लाइम लेयर है उसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा। नाउ द सेकेंड लेयर इन दिस सेल वॉल इज सेल वॉल। हर बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जैसे प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल होती है, वैसे ही बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होती है। लेकिन हमें पता है कि 2 तरह के बैक्टीरिया हैं बच्चे। वन इज ग्राम नेगेटिव, अनदर इज ग्राम पॉजिटिव। इसका क्या है? एक ग्राम स्टेन है, जो बैक्टीरिया उस स्टेन को ले लेते हैं उन बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बोला जाता है। जिन बैक्टीरिया को ग्राम स्टेन नहीं आता उन बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बोला जाता है। लेकिन वो स्टेन क्यों लेते हैं क्यों नहीं लेते, ये डिपेंड करता है उनकी सेल वॉल के ऊपर। सो अगर हम जो आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल सिंगल लेयर होती है, एक ही लेयर से बनती है। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव की जो है वो सिंगल लेयर होती है, ग्राम नेगेटिव की डबल लेयर सेल वॉल होती है। ठीक है, याद रखना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर होती है, ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो डबल लेयर होती है। जो इसकी सेल वॉल है किसी भी बैक्टीरिया की, वो किससे बनती है? एक पॉलीमर है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन नाम का पॉलीमर है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाता है। जैसे प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनती है, वैसे ही बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, एक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, सिंगल लेयर। लेकिन इसके अंदर डबल लेयर है। वन लेयर इज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन and the second layer is of ग्लाइकोलिपिड्स। कुछ थोड़े बहुत ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स की भी एक लेयर उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। इस ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर कुछ अलग कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे टिलोइक एसिड। ये ग्लाइकोलिपिड्स या टिकोइक एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो स्टेन नहीं ले पाते। इनकी वजह से, इस लेयर की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जो स्टेन है, ग्राम स्टेन, वो नहीं आता।
ठीक है। सो याद रखना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है उसकी सेल वॉल डबल लेयर होती है। पेप्टिडोग्लाइकन तो होता ही होता है, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर ग्लाइकोलिपिड्स की भी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर टिकोइक एसिड जो कंपाउंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये तो डिफरेंस था सेल वॉल पॉजिटिव की या नेगेटिव की। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैंने बोला कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसका मेन कंपोनेंट क्या है या किससे वो मेनली बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? सो बैक्टीरिया की सेल वॉल किस कंपाउंड से बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? नेचर वाइज इट इज अ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स मींस पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर्स। वो पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स किससे जुड़ के बनते हैं? डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स से। ठीक है। जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब उसके अंदर बहुत सारे मैनी सेकेराइड्स, पॉली मीन्स मैनी, सेकेराइड्स मीन्स शुगर्स, मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। और जब बहुत सारी कोई चीजें इकट्ठा जुड़ती है उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। जिन चीजों को जुड़ के वो पॉलीमर बनता है उनको हम मोनोमर्स बोलते हैं। सो मैनी शुगर्स मतलब बहुत सारे शुगर मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तो एक पॉलीमर बनता है, जिसको हम पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। और पॉलीसेकेराइड्स अलग अलग तरह के हैं, उनमें से एक पॉलीसेकेराइड है पेप्टिडोग्लाइकन। इट्स द पॉलीमर। किस चीज का पॉलीमर है? शुगर्स का पॉलीमर, सेकेराइड्स का पॉलीमर। कौन से शुगर्स? जैसे अगर हम सेलुलोज की बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो सेलुलोज भी एक पॉलीमर है, लेकिन वो किस मोनोमर से जुड़ के बना है, किस शुगर से जुड़ के बना है? ग्लूकोज से। वैसे ही पेप्टिडोग्लाइकन भी एक पॉलीमर है, लेकिन उसके अंदर जो शुगर जुड़ती हैं, पेप्टिडोग्लाइकन में 2 सेकेराइड्स जुड़ते हैं बच्चे, दैट इज नैग एंड नैम। सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, नैग प्लस नैग प्लस नैग प्लस नैग, ऐसे करके लंबी चेन बनती है। इस लंबी चेन को क्या बोला जाता है? पेप्टिडोग्लाइकन। ये क्या चीज है? These are the saccharides. Saccharides मतलब sugars. NAG stands for N-acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine. NAB means N-acetyl muramic acid. तो ये दोनों एसिड्स या ये दोनों मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन-एसिटाइल यूरेनिक एसिड। इनके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ते हैं, तो एक लॉन्ग चेन बनती है। उस लॉन्ग चेन को पेप्टिडोग्लाइकन बोला जाता है। वैसे बहुत सारे पेप्टिडोग्लाइकन के चेन्स मिलकर क्या बनाते हैं? बैक्टीरिया की सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव की सेल वॉल में एक तो ये डिफरेंस है कि जो पॉजिटिव बैक्टीरिया उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये पेप्टिडोग्लाइकन की वॉल होती है, लेकिन नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की इस सेल वॉल के साथ साथ एक ग्लाइकोलिपिड्स की लेयर भी प्रेजेंट होती है। दूसरा, जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसके अंदर डबल लेयर प्रेजेंट होती है, किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन प्लस ग्लाइकोलिपिड्स। उनके अंदर जो ये मोनोमर्स हैं, नैग या नैम, उनका भी डिफरेंस होता है। वो कैसे? जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। ग्राम नेगेटिव में जो नैग एंड नैम दोनों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो पेप्टिडोग्लाइकन बनता है वो नैग या नैम दोनों से ही मिलके बनता है। और इस लेयर को पेप्टिडोग्लाइकन
पेप्टिडोग्लाइकन के साथ साथ हम लेयर ऑफ म्यूरेन्स भी बोल देते हैं, इसकी वजह से एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड की वजह से। सो ये चीज ध्यान में रखना, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर डबल लेयर होती है, एक लेयर ऑफ म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर प्लस एक लेयर होती है ग्लाइकोलिपिड्स की। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाली एक खाली लेयर होती है, वो सिंगल लेयर सेल वॉल से बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किस चीज से बनती है। मेनली अगर कोई पूछे फॉर वन वर्ड कि बैक्टीरियल सेल वॉल किस कंपोनेंट से बनती है तो आप बोलोगे दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? इट्स अ पॉलीसेकेराइड। किससे जुड़ के बनता है? बहुत सारे मोनोमर्स। कौन से मोनोमर्स? नैग एंड नैम। नैग क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। नैम क्या है? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर इस पॉलीसेकेराइड लेयर के अलावा कुछ ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लाइकोलिपिड्स की लेयर ही रिस्पॉन्सिबल है कि जो ग्राम नेगेटिव है उनको ग्राम नेगेटिव बोला जाता है, क्योंकि वो जो ग्राम स्टेन है उसको नहीं ले पाते। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पहला इसके अंदर आउटर कवरिंग थी जिसको ग्लाइकोकेलेस या कैप्सूल बोलते हैं। दूसरा इसके अंदर सेल वॉल था, उसके बारे में हमने देखा। थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। वो भी सेल एनिमल का ही पार्ट है। बच्चे जो लिविंग सेल मेम्ब्रेन है या लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका एक ही स्ट्रक्चर है, चाहे वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनती है? फॉस्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। किसी किसी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। मेनली जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स ओनली, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। कैसे प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये फॉस्फोलिपिड्स या प्रोटीन्स? जब सेल मेम्ब्रेन बनती है इट्स अ डबल लेयर स्ट्रक्चर। फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर्स बनती हैं, these are phospholipids and these are the two layers of phospholipids। phospholipids की दो लेयर्स, वो लिपिड जिनके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। और प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कैसे प्रेजेंट होती हैं? इस लेयर के बाहर भी प्रोटीन्स होती हैं जिनको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इनसाइड अंदर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिसको बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है जी। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन दो मेन कंपोनेंट से बनती है, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड्स दो लेयर्स बना लेते हैं, उस लेयर के आउटर साइड भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स बोलते हैं, और इनसाइड भी प्रेजेंट होती हैं, थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती हैं। जो अंदर प्रेजेंट है उनको इंट्रिंसिक बोला जाता है, जो एक एंड से दूसरे एंड तक प्रेजेंट है उनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोला जाता है। ठीक है। अगर हम इस लिपिड स्ट्रक्चर की बात करें, जो फॉस्फोलिपिड है, जो ऐसे करके मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट प्लस लिपिड। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जब फॉस्फेट लग जाता है, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं? ग्लिसरॉल की बैकबोन प्लस फैटी एसिड्स। जो ये हेड रीजन है इसको बोला जाता है हेड रीजन ऑफ लिपिड्स। ये किससे मिलके बना हुआ? क्या चीज होती है? ग्लिसरॉल। और जो ये नीचे टेल्स हैं इनको बोला जाता है टेल्स। ये क्या होते हैं? फैटी एसिड चेन। इससे मिलके बनती है फैटी एसिड से।
और जो हेड रीजन है दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, वाटर लविंग। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, मतलब पानी के साथ वो रह सकता है, हाइड्रोफिलिक। लेकिन जो फैटी एसिड चेन्स होती हैं दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वो पानी के साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकती, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उनका प्यार नहीं है, दे आर हाइड्रो वाटर फोबिक, फोबिया है उनको वाटर से, वाटर लविंग नहीं होते वो, इसीलिए वो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, ऊपर सिर्फ हेड रीजन प्रेजेंट होता है जो कि हाइड्रोफिलिक है। हेड रीजन किससे बनता है? लिपिड की ग्लिसरॉल से। उसकी टेल्स जो है वो क्या होती हैं? फैटी एसिड की चेन्स, उन फैटी एसिड की चेन्स को बोला जाता है टेल्स। So this is all about the structure of a cell membrane of bacteria, या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, उसका यही स्ट्रक्चर होता है। वो इन्हीं दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स इंटरनल भी हो सकती है, इंट्रिंसिक भी हो सकती है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है, थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन भी होती है, जिनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोलते हैं। जो ये मैंने आपको फॉस्फोलिपिड्स ड्रॉ किए हैं, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें एक हेड रीजन होता है, एक टेल्स होती हैं। हेड रीजन ग्लिसरॉल से बनता है, जो लिपिड्स का ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। जो टेल रीजन है वो फैटी एसिड या फैटी एसाइड चेन्स होती हैं। हेड रीजन हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग है, पानी के कांटेक्ट में आ सकता है, लेकिन जो टेल होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आती। तो यहां तक हमने कवर किया है सिर्फ और सिर्फ सेल एनवेलप, जिसमें हमने आउटर लेयर पढ़ी जो था कैप्सूल या स्लाइम लेयर, जिसको ग्लाइकोकेलिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में पढ़ा, देन हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं? सेल एनवेलप। ग्लाइकोकेलिक्स का फंक्शन मैंने आपको बता दिया था कि जस्ट टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया। अगर हम कैप्सूल या ग्लाइकोकेलिक्स जो आउटर लेयर है उसकी बात करते हैं तो उसका काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बैक्टीरिया को। उसके बाद आती है सेल वॉल। सेल वॉल का क्या काम है? सेल वॉल का काम भी एक तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, दूसरा अगर बैक्टीरिया की कोई शेप होती है तो वो किसकी वजह से है, या उसका शेप या स्ट्रक्चर वो किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल की वजह से। उसके बाद हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस चीज के लिए प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर? मेनली ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अगर किसी चीज ने बैक्टीरिया के अंदर आना है या बाहर जाना है, उस चीज का वो ट्रांसपोर्ट सारा किसके थ्रू होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। सेल वॉल तो सभी चीजों को अंदर आने देती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। सेल वॉल इज ऑलवेज, उसका जो नेचर है दैट इज सिलेक्टिवली परमेएबल। वो डिसाइड करती है कि कौन सी चीज बैक्टीरिया के अंदर आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती। तो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, किसकी वजह से होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसके सिलेक्टिवल नेचर की वजह से। So these are the functions of all that three layers: capsule, cell wall and cell membrane. ये तीनों चीजें, तीनों लेयर्स मिलकर क्या बनाती हैं? सेल एनवेलप। ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अभी तक हमने सिर्फ इन तीनों के बारे में पढ़ा, और ये है क्या? ओवरऑल सेल एनवेलप। उसके बाद बारी आएगी बस इसके साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड। वी विल डू दीज टू कंपोनेंट्स के साइटोप्लाज्म क्या है इन डिटेल, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड क्या है, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज ऑल फॉर टुडे, so thank you so much.